तो ये विपक्ष की बोलिए। पार्टियां सिर्फ टेलीविजन पे बैठ करके सोशल मीडिया पे भाषण देंगी या जमीन पे जाके कुछ करेंगी उत्तर प्रदेश के गुंडा राज और जंगल राज को खत्म करने? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा निशांत वर्मा, आप विश्वास रखिए। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। जिन्होंने भरोसा किया था इस सरकार के ऊपर, आज वो त्राही त्राही कर रहे हैं। आप लोगों ने मुजरा बना दिया है पूरे के पूरे राजनीतिक अखाड़े को। बताइए डॉक्टर रहमानी, ये राजनीति में क्या चल रहा है? पूरा मुजरा बना दिया है आपने प्रशासनिक सेवाओं को। ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस, ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस। अगर कोई एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति और क्रिमिनल बैकग्राउंड के कई व्यक्तियों को अगर हम लोग चुन के भेजते रहेंगे, हम लोग अर्थात जनता, तो दारापुरी साहब इसका रिजल्ट तो फिर नेगेटिव ही आएगा। तो रोना किस बात का? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें खास तौर पर जो चुनाव है वो एक तो राजनीति अब कोई जनसेवा नहीं है, वो तो अपनी सेवा है। सत्ता में जाके उसका लाभ उठाना है, सही गलत जैसा भी हो उसका लाभ उठाना है। देखिए जी क्या कह रहे हैं दारापुरी साहब, सुनिए तस्लीम रहमान। रुकिए दारापुरी साहब, मैं सवाल करता हूँ डॉक्टर रहमानी से। सुनिए दारापुरी साहब 10 सेकंड दीजिए। रहमानी साहब आप एक पॉलिटिशियन हैं और दारापुरी साहब एक पूर्व IPS ऑफिसर हैं। रहमानी साहब आपकी पॉलिटिकल क्लास पे सवाल है डॉक्टर रहमानी। आप लोगों ने मुजरा बना दिया है पूरे के पूरे राजनीतिक अखाड़े को। बताइए डॉक्टर रहमानी, ये राजनीति में क्या चल रहा है? पूरा मुजरा बना दिया है आपने प्रशासनिक सेवाओं को। मैं तो ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस। सहमत हूँ कि मैंने दारापुरी अफसर को मैंने दिखाया कि किस तरीके से वो जेल में गए हैं, इनके पोस्टर्स लगाए गए हैं और इनके गुरुटी तक की इनकी नौबत आई है। दारापुरी साहब को मैंने देखा है और मैं वही कह रहा हूँ, ये मसला सिर्फ पूरी की पूरी एंटायर पॉलिटिकल क्लास है। पॉलिटिक्स में जो पॉलराइजेशन हुआ है, आप देखिए बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है जो देश की पूरी राजनीति से अलग एक पॉलिटिक्स है। मैं मानता हूं कि पहले से गुंडागर्दी बदमाशी चलती चली आई, ऐसा नहीं कि पहले कोई राम राज्य था, लेकिन हाँ आज की तारीख में जो रावण राज्य है उसमें डॉक्टर तस्लीम रहमानी आज आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि आदित्यनाथ के टारगेट पे मुसलमान क्यों रहता है? वो देखिए, वो पक्ष से ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स का जो आगाज है वो होता ही मुसलमानों को टारगेट करके है। बगैर मुसलमानों को टारगेट किए वो चल नहीं सकते। उसका रीजन ये है, और वो खाली आदित्यनाथ नहीं बल्कि इनके जितने मेंटर्स हैं, बीजेपी की पूरी राजनीति में भी मुसलमान ही टारगेट हैं। आप देखिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स अगर वो नहीं करेंगे तो इस मुल्क में उनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी बुनियाद पे लोग उनको चुन के भेज सके। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे हमने देखा है, हमने बात भी की है 70 साल 80 साल की बुजुर्ग हम अपने हिंदू माओ बहनों से, वो ये कहती हैं इन मुसलमानों का दावा तो ये मोदी और योगी दाप सके। इन मुसलमानों ने बड़ा आतंक फैला रखा है। ये एक नैरेटिव, एक बाइनरी बनाया है। और एक तो दारूपुरी साहब ये हमको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद गुंडों की पार्टी है, क्योंकि मेरे ख्याल से तभी इस तरीके के आदेश और इस तरीके के मालूमात आप देखने को मिलते हैं। तो ये विपक्ष की पार्टियां सिर्फ टेलीविजन पे बैठ करके सोशल मीडिया पे भाषण देंगी या जमीन पे जाके कुछ करेंगी उत्तर प्रदेश के गुंडा राज और जंगल राज को खत्म करने? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा निशांत वर्मा, आप विश्वास रखिए। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। जिन्होंने भरोसा किया था इस सरकार के ऊपर, आज वो त्राही त्राही कर रहे हैं। कैसे दारापुरी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि प्रशासनिक सेवाओं का क्या हाल है, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप तो राजनीतिक पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं SDPI, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब तक आप राजनीतिक लोग चाहते हैं कि ये प्रशासनिक सेवा वाले आपके जूते के तलवे चाटते रहें? और क्यों? क्योंकि जनता का तो काम हो ही नहीं रहा। देखिए, ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं और ये कॉकस बना है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन तीनों का कॉकस बना है। कि जब राजनीतिक दल राजनीतिक लोगों को और प्रशासनिक सेवाओं को जब ये पता है कि इस तरीके की गुर्बत की सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है खुद पॉलिटिशियंस ने, क्योंकि नौकरी करने वाले तो उनकी नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं। मैं विकास दुबे का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से उसको एनकाउंटर किया गया, ये सिर्फ एक उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण है।
दिन में आप उठा करके देखिए, 2017 से लेकर के 2020 तक हर साल 70 से 80 से 90 पुलिस वाले मारे जाते हैं। कितने बलात्कार होते हैं, नंबर 1। कितने मर्डर होते हैं, नंबर 1। रुकिए रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आप ये समझिए डॉक्टर रहमानी के क्राइम, ये जो अमिताभ बच्चन कह रहे थे एक जमाने में कि यूपी में है दम, यहाँ है क्राइम है कम। रवि श्रीवास्तव जी, सवाल मैं आपसे करता हूँ, भाई साहब अब तो ब्राह्मण को भी मारो, मुसलमान तो छोटा रह गया भैया, ब्राह्मण को मारो, दलित को रोज मारो। ये आप रवि श्रीवास्तव जी, आप और मैं तो कायस्थ हैं, हमारे तो सारा का सारा महकमा, पूरा खानदान भर हमारा इन्हीं प्रशासनिक सेवाओं में होता है। हमें क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इन चीजों से? कब तक चलेंगे जूते चाटने वाले काम? निशान जी, इतनी खराब स्थिति है कि जो सेंगर वाला केस हुआ था उसमें जिन आईपीएस ऑफिसर्स ने इसकी मदद की थी सेंगर की, उनको प्रमोट कर दिया गया। एक को रेलवे का आईजी बना दिया गया और एक को महकमे में आईजी बना दिया, उन्हें रिवार्ड कर दिया गया। तो ये जो साठ-गांठ चल रही है यूपी में, इस समय पूरा गुंडा राज चल रहा है। गुंडों को चुनोगे तो गुंडा राज ही आएगा। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, इलेक्ट अ मंकी, विटनेस द सर्कस। सुधर जाओ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। निशांत वर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम पलपल। गुड नाइट। नमस्कार, पलपल न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं निशांत वर्मा, एक राजनीतिक विश्लेषक, आपका आज का होस्ट और हमेशा का दोस्त। देखिए, आज एक मुद्दे को लेकर के हम पलपल न्यूज पे चर्चा करने आए हैं, बहस करने आए हैं, लोगों से समझने आए हैं और शायद कुछ जानकारी भी इसमें से निकल के आए। उत्तर प्रदेश इस देश का, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टी अपनी सरकार बनाने की इच्छुक रहती है। हाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हम सब जानते हैं कि जब 2017 में ये सरकार आई थी तो जिस प्रकार के वादे, जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार के चुनावी मुद्दे इन्होंने सामने रखे थे वोट मांगने के लिए, उसमें पब्लिक की सुरक्षा, सेफ्टी, गुनाह कम करवाने की बात इत्यादि का भरमार वादों का एक सिलसिला था। लेकिन हाल के दिनों में आप लोगों ने अगर पता नहीं आप लोग कितना इधर उधर देखते हैं, लेकिन यदि आप लोगों ने अगर चारों तरफ उत्तर प्रदेश में नजर घुमा के देखी तो एक चीज साफ है। मेरे बगल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कुछ छोटे छोटे पौधे, ये तो सिर्फ पौधे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज, जंगल का, हाँ जी, मैंने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। कह दूं और बता दूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का तो पता नहीं, मेरी जन्मभूमि जरूर, मेरी मातृभूमि जरूर उत्तर प्रदेश है, और इसलिए मैं अति चिंतित हूं कि ये जंगल राज जो उत्तर प्रदेश में है, ये कब तक और कैसे चले। इसी बात को आज चर्चा में शामिल करते हुए, बात को पहले शामिल करूंगा, क्योंकि यदि बात शामिल नहीं होगी तो फिर आगे की बात कैसे। उत्तर प्रदेश के जंगल राज, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ योगी आदित्यनाथ जी, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज की पोजीशन ये है। खैर, मैं आमंत्रित करता हूं आज कुछ मेहमानों को आप लोगों के समक्ष अपने विचार रखने के लिए। हम सबके साथ एक लंबी बात आज होगी उत्तर प्रदेश में जंगल राज पे। आइए मिलवाएं आपको आज के मेहमानों से। मेरे साथ आज पलपल न्यूज पे आपके साथ जुड़ेंगे डॉक्टर तस्लीम रहमानी। डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी एसडीपीआई पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। वेलकम रहमानी साहब। हमारे साथ जुड़ेंगे एसआर तारापुरी साहब, जो कि पूर्व आईपीएस हैं
दारापुरी साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश में एज आईपीएस सर्व कर चुके हैं, थैंक यू। और हमारे साथ जुड़ेंगे रवि श्रीवास्तव जी। रवि श्रीवास्तव जी एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ साथ वो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा में मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी आपको चंद बातें रख के एक सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर रहमानी, आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सालों साल क्राइम बढ़ता गया, लोगों के साथ, चाहे वो माइनॉरिटी हों, चाहे वो दलित हों इत्यादि, इनके साथ जिस तरीके से रोजाना जिस तरीके से लोग पेश आते हैं, और अब तो प्रशासन भी पेश आता है। ऐसा क्या हुआ डॉक्टर रहमानी के बजाय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सुधार पाते वो उसी के रंग में रख गए? देखिए निशान जी, योगी आदित्यनाथ जो कश्यप जी हैं, आदित्यनाथ, इनका जो अपॉइंटमेंट है एज ए चीफ मिनिस्टर, ये अपने आप में एक बहुत ही हैरतनाक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक अपॉइंटमेंट था। यूपी में चीफ मिनिस्टर का कोई नाम तय नहीं किया था बीजेपी ने, लाइक अदर स्टेट। और जो कैंपेन था, उस पूरे कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में, 2017 इलेक्शन में योगी जी का कोई ऐसा पद नहीं था कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता। लेकिन अचानक अगर उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्टिंग दी गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज था जो भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को बल्कि पूरे देश को दिया। आप योगी जी का बैकग्राउंड जरा छान के देखिए। वो बीजेपी के आदमी नहीं है बेसिकली, हालांकि वो पार्लियामेंट में रहे हैं लंबे अरसे। गोरखपुर की 99 के बाद से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया है, और उससे पहले वह गोरख के दूसरे वो किया करते थे। लेकिन इनकी एक हिंदू युवा वाहिनी रही है, और हिंदू युवा वाहिनी का जो रिकॉर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो सब जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल और कम्युनल, वो आमेजा है क्रिमिनल का और कम्युनल का, दोनों सूरतों में। और उन्होंने इतना ज्यादा कम्युनलिज्म के नाम पर इतना क्रिमिनलाइजेशन किया, खुसूसन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, कि खुद योगी आदित्यनाथ के ऊपर उस क्रिमिनलाइजेशन में कितने मुकदमे नॉन पॉलिटिकल, टोटली क्रिमिनल, कत्ल के, आतिशजनी के, जुग्गियां पूरे की पूरी बस्तियां जलाई इन्होंने, राइटिंग के 12 से ज्यादा मुकदमे कायम इनके ऊपर चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। और कुछ मुकदमात में गोरखपुर के इनके ऊपर फैसला आने वाला था जब ये चीफ मिनिस्टर बने इत्तेफाक से, उसमें इनको सजा हो जाने वाली थी कत्ल के मुकदमे में। ऐसे में इस किस्म के एक आदमी को जब चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और ये वो जो राइटिंग के केस में मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोरख सड़कों पे वहां के एसपी ने पकड़ के इनको पीटा, डंडों से पीटा, घसीट घसीट के मारा इन्हीं के मट के बाहर, और पार्लियामेंट में आके कैसे भबक के रोए थे। सबने देखा कि किस बुरे तरीके से ये रो रहे थे कि एमपी होते हुए भी मुझे मारा गया। आज इनके राज में एक एमपी, इन्हीं के एमपी आज जेल में मौजूद है पिछले 8 महीने से, तब इनको आंसू नहीं आ रहे। तो जो एक बैकग्राउंड है हिंदू युवा वाहिनी का और योगी आदित्यनाथ का, ये मैसेज अपने आप में जनरेट करता है कि एक पर्टिकुलर काइंड का सूरत पूरे उत्तर प्रदेश को दी जाएगी। वहीं पे गंगा भी है, वहीं पे जमुना भी है, वहीं से अब के नवा में वो टर्म इजाद की गंगा जमनी तहजीब, और वो दोनों तहजीबों को मलियामेट करके ये खाली एक मठ की तहजीब लाना चाहते हैं। और उसके लिए कानून भी बना रहे हैं मुस्तकिल, वो कानून जो वहां के अवाम पसंद नहीं करते। यानी हलफ लेने के बाद के अगले दिन से जो क्रिमिनलाइजेशन उत्तर प्रदेश का शुरू हुआ, तो ये कह सकते हैं कि जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया वो, और जो पार्टी है बीजेपी, वो दोनों के दोनों इन्होंने ये साबित किया है 1980 के बाद से, जो 84 के बाद जो ये बनी है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे देश खून की प्यासी एक सरकार है। इनकी मरकज में भी जो सत्ता आई, तो इन सारी भारत के लोगों के खून के पाए, इनके सत्ता के पाए भारतीयों के खून के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर रखे। हजारों लोगों को इन्होंने कत्ल किया पिछले
40 साल में, तब इन्होंने यहाँ ये सत्ता अपनाई। यही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया जब वो नहीं थे, और अब जब चीफ मिनिस्टर नहीं थे, और जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तर प्रदेश में न किसी की जान महफूज है, न किसी का माल महफूज है। क्रिमिनलाइजेशन के नाम पर वो जो ये कहते हैं कि हम एनकाउंटर कर रहे हैं, बदमाशों का एनकाउंटर कर रहे हैं, वो एक्चुअली बदमाश नहीं है, वो लोग हैं जो इनकी आइडियोलॉजी के मुखालिफ हैं, उनको बदमाश बता के एनकाउंटर का नाम देके उन लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और वो गुंडे, वो बदमाश जो इनकी आइडियोलॉजी के करीब है, ये उनको वहां पर परवरिश कर रहे हैं उनकी। जी डॉक्टर रहमानी, आपकी जो शुरुआती कमेंट्री है उससे मुझे एक बात समझ में आई कि आपने जो चरित्र और चित्रण जो भारतीय जनता पार्टी का बताया, और इसको लेकर के मैं चलता हूं दारापुरी साहब के पास, आऊंगा रहमानी साहब आपके पास दोबारा। जिस तरीके से डॉक्टर रहमानी साहब ने एक चरित्र बताया भारतीय जनता पार्टी का बॉर्डर लाइन पे योगी आदित्यनाथ का, और जो चित्र पेश किया दारापुरी साहब, इससे दो बातें निकल के आती हैं। एक तो दारापुरी साहब ये हमको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद गुंडों की पार्टी है, क्योंकि मेरे ख्याल से तभी इस तरीके के आदेश और इस तरीके के मालूमात आप देखने को मिलते हैं। मेरा सवाल आपसे, आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? आपको दारापुरी साहब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके, दारापुरी साहब के पास कुछ तकनीकी कारण से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं वापस डॉक्टर रहमानी के पास जाता हूं तब तक, जब तक कनेक्शन ठीक किया जाता है दारापुरी साहब के साथ। डॉक्टर रहमानी, आपने जो कहा कि जिस तरीके से मैं पहले फरमा रहा था कि चरित्र और चित्रण जो आपने बताया, इसमें मैं भी अपने दो बातें जोड़ना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का अपना एक इतिहास है, और उसको क्रिमिनल इतिहास कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हो जाए तो वो उसको कन्विक्ट बना देती है जैसे सजा याफ्ता हो। उदाहरण के तौर पे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं या लोग हैं, आजकल वो रिया चक्रवर्ती का नाम भी चलता है, कि जैसे ही किसी के सामने कंप्लेंट भर होती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है ये तो गुनहगार है। तो यही लॉजिक लेकर चला जाए तो चाहे वो अडवाणी हो, चाहे वो अमित शाह रहे हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, भाई केसेस तो इनके खिलाफ भी हुए तो ये भी गुनहगार हो गए। ये लॉजिक जो है ये गलत है वैसे, लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल सही आप समझ में आई कि इन लोगों का जो आम इंसान है उससे शायद कोई सरोकार नहीं, और इसी बदौलत ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि पहले से गुंडागर्दी बदमाशी चलती चली आई, ऐसा नहीं कि पहले कोई राम राज्य था, लेकिन हाँ आज की तारीख में जो रावण राज्य है उसमें डॉक्टर तस्लीम रहमानी, आज आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि आदित्यनाथ के टारगेट पे मुसलमान क्यों रहता है हमेशा? वो देखिए, वो हमेशा से, ये कोई आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स का जो आगाज है वो होता ही मुसलमानों को टारगेट करके है। बगैर मुसलमानों को टारगेट के वो चल नहीं सकते। उसका रीजन ये है, और वो खाली आदित्यनाथ नहीं बल्कि इनके जितने मेंटर्स हैं, बीजेपी की पूरी राजनीति में भी मुसलमान ही टारगेट हैं। आप देखिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स अगर वो नहीं करेंगे तो इस मुल्क में उनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसकी बुनियाद पर लोग उनको चुन के बेच सकें। और इसलिए मैंने कहा कि खून बहाए बगैर और मुसलमानों का मफरूजा के तौर पर एक आइकोनाइजेशन करके कि मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, जहां मुसलमान अक्सरियत में होता है वहां पिटने लगता है। इस किस्म के बहुत सारे जो नैरेटिव बनाते हैं वो एक फजूल के नैरेटिव सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हिंदू के नाम पे सत्ता पे आ सकें, क्योंकि हिंदू वोट की दावेदारी कई पार्टियां करती रही हैं तो वहां हिस्सा बढ़ जाता है, तो बीजेपी को मिलता नहीं वो हिस्सा। तो इन्होंने एक्सक्लूसिवली अपने आप को हिंदुत्व बता के, जो बार बार ये बोलते हैं, ये कहा कि हम हिंदू के ठेकेदार हम हैं इसलिए हमको वोट दो। तो सत्ता में और फिर ये इंप्रेशन देना कि हम इतने माइटी हैं कि मुसलमानों को सबक सिखा के हम हाशिए पे रख सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आम हिंदू से अगर आप पूछे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, हमने देखा है, हमने बात भी की है 70 साल 80 साल की बुजुर्ग हम अपने हिंदू माओ बहनों से, वो ये कहती हैं इन मुसलमानों का दावा तो ये मोदी और योगी दाब सकें।
इन मुसलमानों ने बड़ा आतंक फैला रखा है। ये एक नैरेटिव, एक बाइनरी बनाया है, और उस बाइनरी में फिट होता है कि मोदी मुसलमानों को जो बार बार ये बोलते हैं घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये वही नैरेटिव होता है कि हमारे अंदर माइट है, हम मार सकते हैं, हम पीट सकते हैं, और मार पीट के सबको लाइन पे ला सकते हैं। वो चीन के बारे में भी यही लहजा इख्तियार करते हैं, पाकिस्तान के बारे में भी वही लहजा इख्तियार करते हैं, वही मुसलमानों के बारे में, और इन सबको ये सिंबलाइज करते हैं कि मुसलमान हो या पाकिस्तान हो, ये एक ही सिंबल है, और उस सिंबल पे ये जीतना चाहते हैं। इनका मकसद केवल सत्ता को अर्जित करना है, क्योंकि आज तक 10,000 साल की तारीख में हिंदुत्व कभी सरकार में नहीं आया है। ये पहली बार है जो उन्होंने कहा था, जो अशोक सिंघल जी ने, कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है। 2014 में मोदी जी जब पहली बार जीते तो ये कहा कि भाई 800 साल बाद क्यों आई है, इतने साल से जो सेकुलर गवर्नमेंट था आप उसको क्यों नहीं मानते कि वो एक सरकार थी आजादी के बाद से। तो ये हिंदुओं की सरकार का जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, उसके उस नाम के नीचे ये पूरा क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। जाहिर है कि भारत की सभ्यता से न इनका कोई ताल्लुक है और न इस सरकार का कोई ताल्लुक है, दोनों का। डॉक्टर रहमानी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। आता हूं मैं दोबारा आपके पास। मैं इस समय मालूम चला है कि तकनीकी जो खामी थी दारापुरी साहब के साथ वो ठीक हो गई है। तो दारापुरी साहब, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल लेके आता हूँ। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि राजनीतिक लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी देश और दुनिया में सबको पता है कैसे होता है। लेकिन साहब, हमारा देश जो है भारत, हमारा भारत जो है वो डेमोक्रेटिक एक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, और हम अपने संविधान की बहुत इज्जत करते हैं। सवाल कुछ यूं है साहब कि प्रशासनिक सेवाएं चाहे पुलिस की हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये कोई कल पैदा तो हुई नहीं, ये तो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, और 1950 के बाद तो बाकायदा भारत के संविधान के रूप में। कितने साल और लगेंगे इन प्रशासनिक अधिकारियों को ये समझने के लिए कि उनकी नौकरी मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के जूते के तलवे चाटने की नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए है? देखिए, जैसा जब ये जो प्रशासनिक सेवाएं, खासतौर से जो ऊपर वाली प्रशासनिक सेवाएं, आईसीएस के बाद आईएएस और आईपीएस बनाया गया था, तो उसमें सरदार पटेल ने कहा था कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ये जो हमारी व्यवस्था है उसका स्टील फ्रेम है, और ये स्टील के तौर पर जो है अपने आप में मजबूत रहेगा। पर क्या हुआ कि ये थोड़ा सा इंदिरा गांधी के समय से ही जब कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाली बात चली, ये ब्यूरोक्रेसी कमिटेड होनी चाहिए, तो तब से ये कमजोर होना शुरू हो गया। वैसे तो प्रशासनिक सेवाओं का जो कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट टू द गवर्नमेंट पॉलिसी होता है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है या जो रूल्स और लॉ बनाती है उसके प्रति कमिटमेंट होता है, परंतु वहां पर इसका आशय कमिटमेंट टू द रूलिंग पार्टी मतलब जो है काफी हद तक था, और वो ये शुरू हुआ। मैं जानता हूं कि 70s में जब हम लोग सर्विस में आए, जब ट्रेनिंग के बाद हम लोग फील्ड में गए, तब जो प्रशासनिक अधिकारी थे आईएएस आईपीएस जो है वो बहुत हद तक जो है स्वतंत्र रहते थे। वो ठीक है, पॉलिटिशियन जो सत्ता में होते हैं थोड़ा बहुत उनका होता है, परंतु कभी भी वो इतना नहीं झुकते थे कि उनका ये आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, मुझे लगता है फिर एक तकनीकी खामी है। दारापुरी साहब के साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन मैं इस बीच देखता हूं कि अगर रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए तो। रवि श्रीवास्तव जी, जो ये फिर थोड़ा व्यवधान आ गया उसका थोड़ा साउंड का, तो वो जो एक था कमिटमेंट वाली जो बात आई, वो करते करते इस हद तक मतलब पहुंच गई, जैसा कि एलके अडवाणी जी ने भी लिखा है कि देवर आस्क टू बो डाउन दे स्टार्ट क्रिंजिंग, मतलब उनको कहा था कि आप थोड़ा सा झुक जाइए, पर वो रेंगने लग गया। तो ये जो रेंगने वाली ब्यूरोक्रेसी की स्थिति है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, बिल्कुल लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही मेरी क्या? जी, मुझे खैर आवाज नहीं आ रही, तो मैं बोल देता हूं।
तो उसमें ये जो झुकने वाली बात थी, फिर क्या हो गया कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो सत्ताधारियों की पूरी तरह से गुलाम हो गई, जबकि ब्यूरोक्रेसी को रूल ऑफ लॉ, जहां जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके प्रति उनकी वफादारी होनी चाहिए थी। परंतु धीरे धीरे वो वफादारी जो है कुछ व्यक्तियों के प्रति और सत्ताधारी पार्टी के प्रति जो है वो शुरू हो गई, और जो जनता का जो बड़ा हित था जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी, धीरे धीरे वो उसको उन्होंने इग्नोर करना, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तो अब हालत ये हो गई है कि करते करते कि अब जो गुलामी है ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिशियंस की, वो लगभग पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब नेता जो है उन्होंने एक तो इस व्यवस्था को ऐसा रखा कि अधिकारी उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं। पहले ये होता था कि ट्रांसफर पोस्टिंग है, प्रमोशंस है, ये जो ऊपर एक सर्वोच्च होता था, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, वो मतलब जो है इन चीजों को देखता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि निचले स्तर से उसमें दखल देना शुरू हो गया, कौन अधिकारी कहाँ पोस्ट होगा, किसकी बात मानेगा, किसकी बात नहीं मानेगा। तो आज जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल सत्ताधारियों के बिल्कुल एक गुलाम के तौर पर काम करती है। उसका नतीजा क्या हुआ है कि जो जननीतियां बनी थी, जो कायदे कानून बने थे, वो लागू नहीं होते हैं। सत्ताधारी क्या चाहता है, उसका आदेश क्या है, जब उससे जुड़े लोग क्या चाहते हैं, अधिकारी उनका अनुपालन करने में अपना भला वो समझते हैं कि इसी में मेरा भला है। अगर वो इसका विरोध करेंगे या उस आदेश को, गलत आदेश को भी नहीं मानेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। तो ये जो नुकसान वाली बात है, आपके पास दोबारा, बिल्कुल आपने सही फरमाया, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं अब सवाल लेकर के चलता हूं रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि श्रीवास्तव जी, क्षमा चाहूंगा कि आपको 20-1 मिनट लगे हमारे साथ जुड़ने में। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दूं। रवि जी की आवाज मुझे नहीं आ रही। नहीं, रवि जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा टेक्निकल डिपार्टमेंट इसको जरा ठीक करे। तो मैं रवि जी आपके पास दोबारा आता हूं जब आवाज कंफर्म होती है। तो मैं चलता हूं तस्लीम रहमानी जी के पास। तस्लीम रहमानी जी, आपने सुना कैसे दारापुरी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि प्रशासनिक सेवाओं का क्या हाल है, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप तो राजनीतिक पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं SDPI, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब तक आप राजनीतिक लोग चाहते हैं कि ये प्रशासनिक सेवा वाले आपके जूते के तलवे चाटते रहें, और क्यों? क्योंकि जनता का तो काम हो ही नहीं रहा। देखिए, ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं और ये कॉकस बना है पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन तीनों का कॉकस बना है। और देखिए, मैं एक बात को, मैं साहब ने जो कहा है ना, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंशन देना चाहता हूँ। ये जो 2014 के बाद के हालात हैं, ये हालात अचानक भी नहीं है, ये पहले से कहीं ना कहीं मौजूद थे। इनको खाद पानी दिया जा रहा था, ये छुपे हुए थे। सिर्फ इतना हुआ 2014 में इन्होंने अपने बुर्के और पर्दे उठा के फेंक दिए और बराना होके ये सामने आ गए कि अब प्रशासन में, तो RSS प्रशासन में कब नहीं था, कितना जो संकल्प इनके इंस्टीट्यूशन हैं हजारों की तादाद में, वो उन्होंने डेवलप किए हैं और उन्हीं को उन्होंने मेन स्ट्रीम में स्क्वीज करके भेजा है। तो आज वो पूरा माइंडसेट है, आज वो पूरा पॉलिटिकल क्लास जो गवर्नेंस में है और ये ब्यूरोक्रेट, ये एक ही आइडियोलॉजिकल पेडिस्टल पे खड़े हुए लोग हैं। इसलिए हमको लगता है कि प्रशासन के लोग जो हैं वो तलवे चाट रहे हैं। एक्चुअली तलवे नहीं चाट रहे हैं। अभी दिल्ली के बाद में खास तौर पे जो कुछ भी कहा, जितनी FIRs आ रही हैं, लाखों पेज के सब हुए हैं, जितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, NSA लग रहे हैं, वो खाली प्रशासन की वजह से नहीं हो रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है और उसको वो फॉलो कर रहे हैं। लाइकवाइज मैं यहाँ से मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल आपके लिए रखता हूँ तस्लीम भाई, मैं आपके लिए बड़ा स्पेसिफिक सवाल रख रहा हूँ, बिकॉज मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर रहमानी साहब, कि बड़ा स्पेसिफिक सा है। जब आप ये कह रहे हैं कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और प्रशासनिक सेवाओं से आप नहीं चाहते कि आप लोगों के तलवे, जूते के तलवे चाटे जाएं, लेकिन सर ये बताइए फिर विकास दुबे को मारने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या जरूरत पड़ी थी? क्या नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ गेम खेला कि जबरदस्ती उसको मारा?
मैं कहता हूँ जबरदस्ती मारा। एक आदमी जो सरेंडर कर देता है, एक आदमी जो सरेंडर कर देता है, तो ये तो राजनीतिक खेल हुआ ना साहब, ये तो जबरदस्ती मारने वाली बात हुई। तो ये कब तक चले? यही मैं कह रहा हूँ, यही है, ये राजनीतिक ही है खेल। ये जो कुछ रिया चक्रवर्ती का हो रहा है सब कुछ राजनीतिक है। ये ब्यूरोक्रेट आज भी जूते के नीचे दबे हुए, मैं आपसे बता रहा हूँ, लेकिन इनका आइडियोलॉजिकल फ्रेम एक ही है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि आइडियोलॉजिकली ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास एक जगह, इसलिए विकास दुबे का इस तरीके से एनकाउंटर हो जाता है। इसलिए संजय सिंह जाके वहां कोई तो मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर एनएसए लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल क्लास जो फासिज्म की तरफ चल रहा है, टू पार्टी डेमोक्रेसी यहाँ आ गई मल्टी पार्टी की बजाय, और इतना वर्चस्व इस पॉलिटिकल क्लास का हुआ है कि वो किसी और वॉइस को यहाँ अब कोई स्पेस ही नहीं बचा, पॉलिटिकल वॉइसेस को स्पेस नहीं बचा है। अब जैसे लोगों की आवाज को गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो आम आदमी लोग, नहीं रहमानी साहब, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ रहमानी साहब, मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को पूरी तरह समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जनता भी समझ रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब राजनीतिक दल, राजनीतिक लोगों को और प्रशासनिक सेवाओं को जब ये पता है कि इस तरीके की गुर्बत की सिचुएशन लाके खड़ी कर दी है खुद पॉलिटिशियंस ने, क्योंकि नौकरी करने वाले तो उनकी नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं। मैं विकास दुबे का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से उसको एनकाउंटर किया गया, ये सिर्फ एक उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण है। दिन में आप उठा करके देखिए, 2017 से लेकर के 2020 तक हर साल 70 से 80 से 90 पुलिस वाले मारे जाते हैं। कितने बलात्कार होते हैं? नंबर 1। कितने मर्डर होते हैं? नंबर 1। रुकिए रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आप ये समझिए डॉक्टर रहमानी के क्राइम, ये जो अमिताभ बच्चन कह रहे थे एक जमाने में कि यूपी में है दम, यहाँ है क्राइम है कम। रवि श्रीवास्तव जी, सवाल मैं आपसे करता हूं, भाई साहब अब तो ब्राह्मण को भी मारो, मुसलमान तो छोटा रह गया भैया, ब्राह्मण को मारो, दलित को रोज मारो। ये आप रवि श्रीवास्तव जी, आप और मैं तो कायस्थ हैं, हमारे तो सारा का सारा महकमा, पूरा खानदान भर हमारा इन्हीं प्रशासनिक सेवाओं में होता है। हमें क्या शर्म नहीं आनी चाहिए इन चीजों से? कब तक चलेंगे जूते चाटने वाले काम? निशान जी, इतनी खराब स्थिति है कि जो सेंगर वाला केस हुआ था उसमें जिन आईपीएस ऑफिसर्स ने इसकी मदद की थी सेंगर की, उनको प्रमोट कर दिया गया। एक को रेलवे का आईजी बना दिया गया और एक को महकमे में आईजी बना दिया, उन्हें रिवार्ड कर दिया गया। तो ये जो 60 गांठ चल रही है यूपी में इस समय, पूरा गुंडा राज चल रहा है, पूरा गुंडा राज चल रहा है यूपी में। और ऐसी खराब हालत है लॉ एंड ऑर्डर की कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस तरह से अभी लखीमपुर खीरी में एक 18 साल की दलित लड़की का बलात्कार और हत्या हुई। उसके पहले के सेंगर का केस सबको मालूम है, चिन्मयानंद का केस हुआ, सुबोध कुमार सिंह जो इंस्पेक्टर था यूपी पुलिस का, उसकी दिन दहाड़े गुंडों ने, भाजपाई और एबीवीपी के गुंडों ने हत्या कर दी और उस पर गृह मंत्री ने एक संज्ञान भी नहीं लिया। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक पूर्व फौजी पर कुछ शिवसेना के लोगों ने हाथापाई की, तो उस पर देश के रक्षा मंत्री ने फोन किया, वहां पर इंस्पेक्टर की मौत हो गई, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आप पूछिए विकास के मामले में, विकास दुबे के मामले में 8 पुलिस वालों के शहीद हो गए, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, हमारे देश के गृह मंत्री ने कोई सवाल नहीं पूछा। और योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड इतना खराब होता जा रहा है कि आज यूपी पूरा गुंडा प्रदेश है। आप कफील खान का केस उठा के देख लीजिए, उस व्यक्ति को 7 महीने के लिए जेल में बिना किसी अपराध के डाल दिया गया। उसकी स्पीच को मिसइंटरप्रेट करके कोर्ट में पेश कर दिया और वो आदमी 7 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ गया। ऐसी दारापुरी साहब के पास जाना चाहूंगा। खुले आम आपकी बात बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ, बलात्कार हो रहे हैं, बुरा हाल है। रवि जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं दारापुरी साहब के पास जाना चाहता हूँ। दारापुरी साहब, अगर आपने सुन पाया हो तो दोनों पैनलिस्ट ने जो बात कही, आपने खुद ने जो बात कही, और हम सब देशवासियों का जो एक प्रॉब्लम खड़ा हो रखा है, मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवाओं में इतना साल रहे, आप ये बताइए कि इस तरीके से अगर कोई एक
क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति और क्रिमिनल बैकग्राउंड के कई व्यक्तियों को अगर हम लोग चुन के भेजते रहेंगे, हम लोग अर्थात जनता, तो दारापुरी साहब इसका रिजल्ट तो फिर नेगेटिव ही आएगा, तो रोना किस बात का? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें खास तौर पर जो चुनाव है वो एक तो राजनीति अब कोई जनसेवा नहीं है, वो तो अपनी सेवा है, सत्ता में जाके उसका लाभ उठाना है, सही गलत जैसा भी हो उसका लाभ उठाना है। तो जो राजनीति है वो एक तरह से व्यापार बन गई है, बिजनेस बन गई है, और जो आदमी उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, जो चाहे वो मसल पावर है चाहे वो मनी पावर है, इन्वेस्ट करके उसमें जो अच्छा सौदा कर सकता है और उस सौदे का फिर वो लाभ उठा सकता है। तो अब पहले क्या होता था कि पहले अपराधी राजनेताओं की मदद करते थे, उनको वोट दिलाते थे, उनको पैसा देते थे। बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे समर्थन से नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बने, तो उन्होंने फिर राजनीति में सीधा अपना दखल शुरू कर लिया, और वो बड़ी सुनिए तस्लीम रहमानी जी क्या कह रहे हैं दारापुरी साहब, सुनिए तस्लीम रहमानी, रुकिए दारापुरी साहब, मैं सवाल करता हूँ डॉक्टर रहमानी, सुनिए दारापुरी साहब 10 सेकंड दीजिए। रहमानी साहब आप एक पॉलिटिशियन है और दारापुरी साहब एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। रहमानी साहब आपके पॉलिटिकल क्लास पे सवाल है डॉक्टर रहमानी, आप लोगों ने मुजरा बना दिया है पूरे के पूरे राजनीतिक अखाड़े को। बताइए डॉक्टर रहमानी ये राजनीति में क्या चल रहा है, पूरा मुजरा बना दिया है आपने प्रशासनिक सेवाओं को। मैं तो ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस। सहमत हूँ कि मैंने दारापुरी साहब जैसे सीनियर अफसर को मैंने देखा है कि किस तरीके से वो जेल में गए हैं, इनके पोस्टर्स लगाए गए हैं और इनके कुर्सी तक की इनकी नौबत आई है। दारापुरी साहब को मैंने देखा है और मैं वही कह रहा हूँ, ये मसला सिर्फ पूरी की पूरी एंटायर पॉलिटिकल क्लास है। पॉलिटिक्स में जो पॉलिटाइजेशन हुआ है, आप देखिए बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स है जो देश की पूरी राजनीति से अलग एक पॉलिटिक्स है। हमको इन दो क्लासेस को अलग रखना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी की पॉलिटिक्स का बेसिक फंडा ये है कि जो जितना बड़ा क्रिमिनल हो, जो जितना बड़ा कातिल हो, उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाए। अडवाणी को डॉक्टर रहमानी सुनिए डॉक्टर रहमानी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का पॉलिटिकल क्लास जो है और बाकी भारत का जो पॉलिटिकल क्लास है वो अलग है। मेरा सवाल आपसे ये है तो फिर पब्लिक बीजेपी के पॉलिटिकल क्लास को चुन के क्यों बेचती है? क्या आप पब्लिक को बेवकूफ कह रहे हैं? यही मसला है, ये पब्लिक को समझना चाहिए। वो पब्लिक को ये समझाया गया है पिछले, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं एक लंबे स्पेक्ट्रम में कह रहा हूँ कि 70 साल से पब्लिक को समझाया गया कि मुसलमानों को मारोगे तो तुम ज्यादा बड़े भारतीय हो। ये एक फंडा बनाया है बीजेपी ने, उसने पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास को डिसमेंटल कर दिया है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को 2 पार्टी डेमोक्रेसी में डेलिबरेटली कन्वर्ट किया गया है। और एक बात एक इशारा और करता हूं, आप देखिए कि पूरा तो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री सन 1980 से लेके अब तक ये मैसेज देती आई है आवाम को कि आप कानून अपने हाथ में लीजिए। आप उठा के देखिए, उठाकर सारे एमएलए को देता है, पुलिस के लोगों को एनकाउंटर करते चले जाते कि ये कोर्ट में, और बोलते हैं कि कोर्ट में गया तो बच जाएगा, इसलिए हम यही एनकाउंटर कर रहे हैं। तो एक कल्चर डेवलप किया है थ्रू वेरियस मीन्स, उसमें मीडिया भी शामिल है, एंटरटेनमेंट मीडिया भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। ये सारा एक साजिश के तहत और प्री प्लान रवि श्रीवास्तव जी लंबे अर्थ हो रहा है उसका। रवि श्रीवास्तव जी, कितना मजा आ रहा है कि पॉलिटिकल क्लास इस देश का जो है वो प्रशासनिक सेवा से मुजरा करा रहा है। प्रशासनिक सेवा के जो अफसरान हैं वो उसमें ताता थैया कर रहे हैं और गुंडे बदमाश जो हैं वो मजे से हिंदी फिल्म के हीरो की तरह गाना गा रहे हैं। क्या यही सब देखने के लिए रवि जी, क्या यही सब देखने के लिए आपने आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की फाउंडिंग की थी? आप तो फाउंडर मेंबर हैं। क्या करने के लिए किया था ये सब? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट हैं, इनका पूरा चोली दामन का साथ है और इनका पूरा जो भ्रष्टाचार है वो एक दूसरे से नेक्सस बना के होता है। ये क्या करते हैं, आमतौर से पॉलिटिशियंस जो है वो कम पढ़े लिखे होते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग आते हैं आईएएस आईपीएस क्वालिफाई करके, और ये पॉलिटिशियन से क्या कहते हैं
कि भाई देखिए मंत्री जी, आप तो अगला चुनाव अगर हार गए तो आप बाहर निकल जाएंगे, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो परमानेंट हूं यहाँ पर, तो हम दोनों अगर बांट के खाएंगे तो ये हमारे हक में रहेगा। तो ये इस तरीके से ये मिनिस्टर्स को, एमएलए को, एमपी को ब्लैकमेल करते हैं और अपनी होशियारी करके अपना बांट के खाएंगे। दारापुरी साहब आप सुन रहे हैं? दारापुरी साहब आप तो आईपीएस रहे, कितनी बार बंटे और कितनी बार बांटा आपने लोगों को? आप भी जरा सा लोगों को ज्ञान आज वर्धन कर ही दीजिए दारापुरी साहब, क्योंकि रवि श्रीवास्तव खुद भारत सरकार में रह चुके हैं और विसिल ब्लोअर हैं, और विजय माल्या जैसे कि सीधा किया था उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस वगैरह का। तो दारापुरी साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो आईपीएस रहे और हम भी, हमारे यहाँ भी रिलेशन में बड़े लोग आईपीएस रहे, पर हम आपसे सुनना चाहते हैं कितना बटे, कितनी बार बटे और बांटा सर? देखिए ऐसा है, जब हमारी राजनीतिक व्यवस्था और बाकी व्यवस्था वो उसका व्यक्तिकरण हो गया कि हर एक आदमी जो है वो सार्वजनिक बात नहीं करता, अपने अपने हित की बात करता, अपने हित की सोचता है, तो वहां पर फिर जो हित लाभ करने वाले लोग हैं, वो चाहे राजनेता हो तो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे आईएएस आईपीएस हो, वो एकजुट हो जाते हैं। एकजुट होकर उस व्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है अपने लाभ के लिए करते हैं। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था थी उसके अंदर उनकी एक स्वतंत्रता रखी गई थी, उनको कुछ प्रोटेक्शंस दी गई थी कि आपका जो, परंतु धीरे धीरे वो सारी व्यवस्था को इतना कमजोर कर दिया गया कि अब ब्यूरोक्रेट्स राजनेताओं पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, राजनेता भी निर्भर, डॉक्टर तस्लीम राजनेता भी निर्भर है, ब्यूरोक्रेट्स भी निर्भर हो गए हैं। साहब कह रहे हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, दारापुरी साहब कह रहे हैं कि आज की तारीख में प्रशासनिक सेवाएं को इतना कमजोर कर दिया गया, जो मेरे हिसाब से राजनेता और प्रशासनिक सेवाएं इतनी कमजोर नहीं, इतनी मजबूत हो गई हैं कि जनता जाए भाड़ में, आप लोगों की ऐश है। क्या इस तरीके का पॉलिटिकल क्लास इस देश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है, नहीं सुनिए डॉक्टर रहमानी, आप सुनेंगे पहले कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का गुंडा राज है, इस गुंडा राज के लिए सबसे पहले आपके पॉलिटिकल क्लास को हमें सीधा करना पड़ेगा, जनता को, प्रशासनिक सेवाओं से भी पहले। नहीं, हमारे पॉलिटिकल क्लास को नहीं, मैंने पहले ही बाइफरकेट कर दिया पॉलिटिकल क्लास को। एक पॉलिटिकल क्लास है बीजेपी, एक्चुअली बीजेपी को, आपको सबसे पहले बीजेपी और आरएसएस को पॉलिटिकल क्लास से माइनस करना पड़ेगा। जब तक आप उसे माइनस नहीं करेंगे, कौन करेगा? पब्लिक करेगी कि ऑपोजिशन करेगा? कौन करेगा? पब्लिक करेगी कि ऑपोजिशन करेगा? मैं थोड़ी ना करने जाऊंगा, ये आप लोगों का काम है। ये हम लोग कर ही रहे हैं। जब हम करते हैं तो हमको तो टेररिस्ट कहा जाता है। आज अगर पीपीआई खड़ी में आके और हम लोगों को कह रहे हैं खौफ से आजादी, भूख से आजादी, उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो यही क्लासेस जो फासिस्ट क्लासेस है, ये पॉलिटिकली फासिस्ट क्लासेस है, इनको आपको पहले एक तरफ करना पड़ेगा। फासिस्ट हमको कहता है ये टेररिस्ट है, ये जब हम सरकार पे तनकीद करते हैं तो हमको देशद्रोही है। यानी अगर आप सरकार को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका मतलब हो जाता है और आप डर जाते हैं, नेशनल हो गए। नहीं, और आप डर जाते हैं, और आप डर जाते हैं, और आप डर जाते हैं रहमानी साहब, लेकिन हम आप डर जाते हैं, आपको कोई एंटी नेशनल कह देता है, आप डर जाते हैं। डर रहे होते किसान जी तो आपके साथ बैठे ना होते, घर में चुप बैठे होते, अपनी जबानें गुम कर ली होती ना। हमारी मेरे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में, बहुत सही जी, मेरे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में मैं तीनों मेहमानों से एक एक सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं जाऊंगा दारापुरी साहब के पास। दारापुरी साहब, पूर्व आईपीएस, आप एक मैसेज जो आज की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स को, प्रशासनिक सेवाओं वालों को देना चाहेंगे कि कब तक ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज चल रहा है, चाहे मुसलमानों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ, किस प्रकार का ये खिलाफत जो चला रखी है प्रशासन ने और राजनीति ने, क्या आप दारापुरी साहब एक मैसेज देंगे अपने वर्ग के आईएएस आईपीएस वालों को कि कब देश की सेवा करोगे जिसकी कसम खाई है? दारापुरी साहब। दारापुरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, वीडियो खैर नहीं आ रहा। हाँ बोलिए आप। कोई बात नहीं। मेरा सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये है
कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे, औरतें, आदमी, दलित, मुसलमान इत्यादि के साथ जिस तरीके से बर्ताव प्रशासनिक सेवा और राजनीति लोग कर रहे हैं इस समय, आपका एक मैसेज कम से कम उन प्रशासनिक सेवाओं वालों के लिए कि सुधर जाओ, ये जंगल राज नहीं चलेगा। दारापुरी साहब। नहीं, मैं बिल्कुल जंगल राज और बर्बर राज है, यहाँ पर कानून का राज नहीं है। मैंने ये देखा है कि सरकार का काम होता है कानून को जी, मेरे ख्याल से उनके साथ कनेक्शन टूट गया। मैं लेके चलता हूँ रवि श्रीवास्तव जी के पास। रवि श्रीवास्तव जी, आप भारत सरकार के खुद बहुत सालों तक आपने काम किया है और आपने इस तरीके से देखा है कि किस प्रकार से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जंगल राज है। आप क्या कहना चाहेंगे उन IAS, IPS, IFS को? मैं यूपी के सारे IAS और IPS ऑफिसर से एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि देखो मित्रों, ये आप जिस तरीके से सरकार की दलाली करके आगे आना या पीछे जाना या पैसे कमाने का काम कर रहे हो, ये आप देश के साथ, देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। और ये आपको सोचना चाहिए कि कोई सरकार हमेशा नहीं रहती है। ये आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। और आप याद रखिए कि ये इस तरह से दलाली करके आप जिंदगी में न कभी सुख से सो पाएंगे, न देश की सेवा कर पाएंगे। खास तौर से जो नौजवान IAS और IPS आ रहे हैं, मैं जानता हूं उनमें से कई एक नाम, चाहे सूर्य प्रताप सिंह हो, चाहे अमिताभ ठाकुर हो, मैं कई IPS IAS ऑफिसर्स को जानता हूं जो अभी भी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखे हुए हैं, मगर ज्यादा क्लास 98% जो है वो सिर्फ दलाली कर रही है, इसलिए कि कहीं योगी जी जो है वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि योगी जी उनको खुले में दलील करते हैं। आप देख चुके हैं किस तरह से आलोक सिन्हा को निकाला गया CBI से, किस तरह से अस्थाना को इंक्वायरी के बावजूद DG बनाया गया BSF का। ये लोग देख रहे हैं किस तरह से 9 लोगों को जो बाहर के भाजपा और RSS से उनको ला करके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। भाइयों, IAS IPS अफसरों, ये सरकार तुम्हें तोड़ के खत्म करेगी। इन्होंने तुम्हें फॉलो अप क्वेश्चन है रवि जी आपके लिए, प्लास्टिक फ्रेम में डाल दिया है। आपने बहुत अच्छी बात करी, इसलिए आपका अंतिम कमेंट ले रहा था, लेकिन एक फॉलो अप क्वेश्चन है रवि जी आपके लिए। तो ये विपक्ष की पार्टियां सिर्फ टेलीविजन पे बैठ करके सोशल मीडिया पे भाषण देगी या जमीन पे जाके कुछ करेंगी उत्तर प्रदेश के गुंडा राज और जंगल राज को खत्म करने के लिए? निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा निशांत वर्मा, आप विश्वास रखिए। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है। जिन्होंने भरोसा किया था इस सरकार के ऊपर, आज वो त्राही त्राही कर रहे हैं। और रवि श्रीवास्तव जी का कहना है कि परिवर्तन आएगा। मैं ये समझ पा रहा हूं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि परिवर्तन आए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, राम राज्य आएगा, फलाना ढिमाका, कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या होगा इस देश का और क्या होगा उत्तर प्रदेश का? मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा कोई मायूसी नहीं है। जो कह रहे रवि जी परिवर्तन पे आना है, वो हमारी आजादी उस वक्त मुकम्मल नहीं थी, अब होगी आजादी। जब जुल्म हद से बढ़ता है, किसी भी जालिम की उम्र 10-15 साल से ज्यादा नहीं होती, और ये जालिम है, फासिस्ट है, इसमें कोई दो राय अब नहीं बची। दुनिया ने देख लिया, भारत ने भी देख लिया। मेरी अपील के बीच ये याद रखें कि ये मुल्क रहा है हमेशा, धार्मिक एंटिटी बन के नहीं चल सकता। ना ये हिंदू राष्ट्र, ना मुस्लिम राष्ट्र, ना सिख, ना ईसाई, कोई राष्ट्र नहीं। ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। जो लोग आपको धर्म की अफीम खिला रहे हैं, वो दरअसल धर्म के नाम पर एक जुल्म का राम राज्य नहीं, रावण राज्य स्थापित कर रहे हैं। उनका मकसद कॉर्पोरेट को अपना पूरे मुल्क का दौलत निचोड़ के कॉर्पोरेट को देना है, गैर मुल्कों को देना है, अमेरिका जैसों की गुलामी करना है, अंग्रेजों का राज स्थापित करना है। फार्मर्स के साथ कल जो पार्लियामेंट सलूक किया है, वो साफ बता रहा है कि फार्मर को, हमारे किसान को अंग्रेजों के हम हवाले करने जा रहे हैं। ये देशद्रोह है, और धर्म के नाम पर ये देशद्रोह कर रहे हैं, उसको समझें। और जब तक वो ये नहीं समझेंगे, ये देशद्रोह है कहना तस्लीम रहमानी जी का, ये देशद्रोह है ऐसा कहना है कि डॉक्टर तस्लीम रहमानी जी का। मैं SR दारापुरी, पूर्व IPS, डॉक्टर तस्लीम रहमानी नेशनल सेक्रेटरी SDPI, और रवि श्रीवास्तव जी नेशनल पैनलिस्ट
as well as founder member of आम आदमी पार्टी। आप लोगों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपके सामने एक बात रखना चाहते थे और वो बात ये थी कि इंसान कितना भी बुरा चाहे, लौट के पहिया अच्छाई की तरफ आता है। एक बुरा समय है, जंगल राज है, गुंडा राज है। आपने तीनों पैनलिस्ट्स को सुना। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने क्या कहा, एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी ने क्या कहा, आम आदमी पार्टी के फाउंडर ने क्या कहा। एक बात साफ निकल के आती है, गुंडों को चुनोगे तो गुंडा राज ही आएगा। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, इलेक्ट अ मंकी, विटनेस द सर्कस। आज के लिए इतना ही। एक और एपिसोड लेकर के मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने हाजिर होऊंगा। जाते जाते योगी आदित्यनाथ, आपके लिए एक छोटा सा प्रेम भरा संदेश, सुधर जाओ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। निशांत वर्मा signing off from Pal Pal News. Good night.